हेलो दोस्तों, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइंस का प्रीवियस ईयर आपके लिए लेके आया हूं। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं फैक्ट बताऊंगा और इजीली मैं आपको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आप एग्जाम में मेरिट तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए जो है ना मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। देखिए, लेंस बनाने के लिए उस पदार्थ का उपयोग करते हैं जिससे आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पानी से हम देख सकते हैं, कांच से भी देख सकते हैं और प्लास्टिक से भी देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। देखिए, लेंस और दर्पण में डिफरेंस देख लीजिए। तो देखिए, दर्पण जो है ना, दर्पण से हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो एक साइड होता है ना, ये कलई किया होता है। ठीक है, और लेंस से हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है। तो देखिए, बादलों का रंग जो है ना सफ़ेद प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय होना, मतलब किसकी कौन कितना प्रकाश दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो देखिए बादलों का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि उसका जो रंग है ना वो बहुत कम क्षय होता है, तो इसलिए बादलों का रंग सफ़ेद होता है। तो किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। तो जब भी प्रश्न रंग वाला है ना, कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका क्षय कम होता है। किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पानी का रंग सफ़ेद होता है, किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस वर्ष ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो देखिए, रोमन नाम के वैज्ञानिक ने जो है ना प्रकाश को जो है मापे थे 1676 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आवर्धक शीशा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए शीशा का मतलब क्या हो गया? लेंस हो गया, क्योंकि शीशा से हम आर पार देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन वही होगा जिसमें लेंस हो। तो देखिए दर्पण वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, तो बी और डी होगा नहीं, या तो ए होगा या सी होगा आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि आवर्धक, आवर्धक का मतलब होता है कि प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना जो है इसका जो गुण है वो उत्तल लेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ध्वनि तरंगे डैश तरंग होती है। तो देखिए ध्वनि तरंग जो है ना ये आपका होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए मैं कंसेप्ट की दुनिया में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कि ध्वनि, दाब, यांत्रिक और प्रत्यास्थ तरंग, ये चारों तरंग जो है ना अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ध्वनि, दाब, यांत्रिक और प्रत्यास्थ ये चारों होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि पूछा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर अनुदैर्घ्य तरंग। और बाद बाकी कोई भी तरंग आपसे पूछे तो वो आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे बाद बाकी जैसे हो गया प्रकाश तरंग आपसे पूछ दे, विद्युत चुंबकीय तरंग पूछ दे, तो ये सारे होते हैं आपके अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसका चाल याद रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का चाल जो है ना 332 मीटर पर सेकेंड होता है और अनुप्रस्थ तरंग का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। तो देखिए किसी भी तरंग की जो है ना गर्त की गहराई को जो है ना आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। देखिए तरंग कुछ इस प्रकार से चलती है। तो देखिए नीचे वाले को जो है ना गर्त कहा जाता है और ऊपर वाले को श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है लगातार दो तरंगों के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, लैम्डा। और लगातार दो गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, और देखिए महत्तम दूरी को जो है ना इसी को आयाम कहा जाता है। तो गर्त की जो महत्तम दूरी को आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। और श्रृंग की जो है ना महत्तम दूरी, इसको भी हम क्या कहेंगे? तो आयाम कहेंगे। तो आप इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इंफ्रारेड किरण क्या है। तो देखिए इंफ्रारेड किरण जो है ना, ये एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगर हम बात करें यांत्रिक तरंग की, तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सी तरंगें आती है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, गा, ए, प, द्र, अ, सु, रे, डी। देखिए गा से आपका हो गया गामा किरण, ए से हो गया आपका एक्स किरण, प से हो गया आपका पराबैंगनी, द्र से हो गया दृश्य, अ से हो गया आपका अवरक्त, सु से हो गया सूक्ष्म, और र से हो गया आपका रेडियो, और डी से हो गया दीर्घ तरंग। ठीक है, तो ये जो तरंग है ना, ये आपका होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कैथोड किरणों का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए कैथोड किरणों का जो है ना, पहली बार जो है थॉमसन ने इसका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए कक्षा जो है ना, सबसे पहले जो है के कक्षा होती है, उसके बाद एल होती है, उसके बाद एम होती है, और उसके बाद एन होती है। इस प्रकार से कक्षा क्यू तक चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए के में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होती है। अगर हम एल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर एम की बात करें तो इसमें जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, 2, 8, 18, के, एल, एम, ये 3 कक्षा आप जरूर इसको याद रखिएगा। और अगर एन की बात करें तो 32। तो ये चारों के चारों कक्षा आप याद रखिएगा, कम से कम 4 कक्षा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल कक्षा आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए एल कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो देखिए वही वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगा। देखिए के, एल, एम, देखिए के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एम में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13 हुआ है। ठीक है, परमाणु संख्या इसका 13 है। ठीक है, तो यानी कि 8 में तो होगा नहीं, यानी होगा एम सेल में। ठीक है, तो देखिए एम सेल जो है तीसरी कक्षा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरी कक्षा आपका हो गया एम सेल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम बताएं। तो देखिए परमाणु संख्या आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो होगा 8, 2, 10, 2, 12। तो 12 जो है मैग्नीशियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। तो देखिए नाभिकीय मॉडल जो है किस पे आधारित है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हम बताए थे अभी कि पहली कक्षा के हो गया, दूसरी कक्षा एल, और तीसरी कक्षा एम। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जीवाश्म के जो अध्ययन है ना, इसको हम क्या कहेंगे, तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का जो मास्टर जो है ना, नाभिक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि नाभिक का काम जो है कोशिका को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए एक नॉर्मल मनुष्य में जो है ना, गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है, यानी कि अगर पेयर में बात करें तो कितना होगा, 23 पेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत जो है ना, ये निम्नलिखित में से अगर बात करें तो विषाणु पर लागू नहीं होता है, यानी कि वायरस में कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई सेल का सिद्धांत नहीं लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो देखिए जीवों में जो है ना अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। तो देखिए उत्परिवर्तन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर हम उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था तो याद रखिएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये 2 आवरण से घिरी संरचना है, यानी कि ये आपका हो गया इस प्रकार से होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाहर जो है ना 2 आवरण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और यही वो क्वेश्चंस है जो आपको मेरी तक पहुंचाने में मदद करेगी। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं और ईमानदारी से जो आपके लिए आपको मेरी तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF वहां पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।